8 नवंबर 2016 रात के ठीक 8 बजे पूरा देश अपने टीवी के सामने बैठा था और तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा स्क्रीन पर आया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन जो शब्द उन्होंने कहे वो शब्द करोड़ों भारतीयों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। उस एक वाक्य ने देश को हिला दिया। लेकिन जो सवाल आज भी जवाब मांगता है वो ये है कि इस फैसले से पहले उन अंधेरे कमरों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बीच क्या बातें हुई थीं? कौन से कागज साइन हुए? किसे पता था और किसे नहीं बताया गया? और सबसे जरूरी सवाल, क्या यह फैसला इतनी जल्दबाजी में लिया गया था कि करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई और पूरे देश की अर्थव्यवस्था दोनों खतरे में पड़ सकते थे? आज हम उस कहानी को खोलेंगे जो अब तक पूरी तरह सामने नहीं आई। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2014 मोदी सरकार सत्ता में आती है। चुनावी वादों में एक बड़ा वादा था, काला धन वापस लाना, भ्रष्टाचार खत्म करना। देश की जनता ने इस वादे पर भरोसा किया। लेकिन काला धन कहाँ था, किस रूप में था और उसे कैसे निकाला जाए? सरकार के थिंक टैंक में यह चर्चा शुरू हुई कि बड़े नोटों को बंद करने से काले धन पर चोट की जा सकती है। यह विचार नया नहीं था। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने भी 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए थे। लेकिन उस वक्त अर्थव्यवस्था बहुत छोटी थी और नकदी की निर्भरता आज जितनी नहीं थी। 2016 का भारत बिल्कुल अलग था। देश की करीब 86% मुद्रा, यानी लगभग 15.4 लाख करोड़ रुपए 500 और 1000 के नोटों में थी। इन नोटों को रातों रात बंद करना, वो भी बिना पर्याप्त तैयारी के, यह किसी भी अर्थशास्त्री के लिए एक भयावह विचार था। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसमें सच्चाई और रहस्य एक दूसरे से इस तरह उलझे हैं कि आज भी सुलझाना मुश्किल है। आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक, वो संस्था जिसके हस्ताक्षर आपकी जेब में रखे हर नोट पर होते हैं। कानून कहता है, करेंसी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला आरबीआई की सहमति के बिना नहीं हो सकता। आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) के तहत किसी भी सीरीज के नोटों को लीगल टेंडर से बाहर करने के लिए आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश जरूरी होती है। लेकिन 8 नवंबर 2016 को जो हुआ, उसके बारे में जो जानकारियां बाद में सामने आईं, वो बेहद चौंकाने वाली थीं। आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल ने संसदीय समिति के सामने स्वीकार किया कि नोटबंदी के फैसले की जानकारी उन्हें बहुत कम समय पहले मिली थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की बैठक उसी दिन 8 नवंबर को दोपहर में बुलाई गई और शाम को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। सोचिए, एक ऐसा फैसला जिसने 15 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा को रातों रात अमान्य कर दिया और उसकी तैयारी के लिए आरबीआई को शायद कुछ ही घंटे मिले। यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं थी। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत देश के सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों को चुकानी पड़ी। लेकिन सवाल यह है, अगर आरबीआई को पर्याप्त समय नहीं दिया गया, तो यह फैसला कहां और कैसे पका? यहां एक नाम आता है, एनआईपीएफपी, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। 2016 से पहले इस संस्था ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें कहा गया था कि बड़े नोटों को बंद करने से काले धन पर असर पड़ सकता है। यह रिपोर्ट पीएमओ के करीबी लोगों तक पहुंची। इसके अलावा कुछ पूर्व अधिकारियों ने बाद में यह भी बताया कि नोटबंदी का पूरा ऑपरेशन एक बेहद छोटे और चुनिंदा समूह के अंदर तैयार हुआ, जिसमें बीएमओ के कुछ अधिकारी और शायद एक दो विश्वासपात्र नौकरशाह शामिल थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी बहुत देर से बताया गया। तत्कालीन इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास, जो बाद में आरबीआई के गवर्नर बने, उन्होंने स्वीकार किया कि तैयारी में बहुत कम समय था। और इस कम समय का नतीजा, नए नोटों का साइज अलग था। एटीएम मशीनें उन नोटों के लिए कैलिब्रेटेड नहीं थीं। पूरे देश में 2 लाख से ज्यादा एटीएम थे और उन्हें रीकैलिब्रेट करने में हफ्ते लग गए। बैंकों में लाइनें लगीं, लोग मरे, खेत सूखे, शादियां टूटीं, और इन सब के पीछे थी एक ऐसी जल्दबाजी जिसका हिसाब आज तक पूरी तरह नहीं दिया गया। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की,
आरबीआई ने 2016 से 17 की एनुअल रिपोर्ट में एक आंकड़ा दिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। बंद किए गए 500 और 1000 के नोटों की कुल कीमत थी 15.41 लाख करोड़ रुपए और इनमें से वापस आए 15.31 लाख करोड़ रुपए, यानी करीब 99.3% नोट वापस आ गए। जब यह आंकड़ा सामने आया तो स्वाभाविक सवाल उठा, अगर इतना सारा पैसा वापस आ गया तो काला धन कहाँ गया? जो लोग यह दावा कर रहे थे कि नोटबंदी से काले धन पर चोट होगी, उनका तर्क तो यही था कि काला धन वापस नहीं आएगा। लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे थे। इसका मतलब या तो ये था कि जितना काला धन सोचा गया था उतना था ही नहीं, या फिर काले धन वाले इतने चालाक निकले कि उन्होंने उसे किसी न किसी तरह सफेद करवा लिया। और यहीं शुरू होती है वो कहानी जो अंदर से और भी काली है। नोटबंदी के बाद जन धन खातों में अचानक करोड़ों रुपए जमा होने लगे। वो खाते जो गरीबों के लिए खोले गए थे, उनमें रातों रात पैसे आने लगे। ये एक खतरे की घंटी थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बाद में खुलासा किया कि हजारों जान धान खातों का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए किया गया, एक तरकीब जिसे मनी म्यूल कहते हैं। गरीब लोगों से कहा गया, अपने खाते में हमारे पैसे जमा करवाने दो, थोड़ा कमीशन मिलेगा। जो नोटबंदी काले धन को खत्म करने आई थी, उसने काले धन को एक नया रास्ता दे दिया। और यह सब हो सका क्योंकि तैयारी नहीं थी, मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, एक ऐसी योजना लागू की गई जिसके एग्जीक्यूशन के बारे में किसी ने पूरी तरह नहीं सोचा था। अब एक और परत, आरबीआई की जो इंटरनल वर्किंग्स हैं वो अक्सर सार्वजनिक नहीं होती, लेकिन नोटबंदी के बाद कुछ ऐसी जानकारियां बाहर आईं जिन्होंने देश के वित्तीय जगत को हिला दिया। आरटीआई याचिकाओं के जरिए जब लोगों ने आरबीआई से पूछा कि क्या नोटबंदी से पहले आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने इसे फॉर्मली रेकमेंड किया था, तो आरबीआई का जवाब था हाँ, 8 नवंबर 2016 को, उसी दिन जिस दिन यह ऐलान हुआ। एक और आरटीआई में पता चला कि आरबीआई के पास नए 500 और 2000 के नोट छापने का काम नोटबंदी की घोषणा से कुछ महीने पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन जितने नोट चाहिए थे उतने तैयार नहीं थे। 15 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा को रिप्लेस करने के लिए जितनी प्रिंटिंग कैपेसिटी चाहिए वो था ही नहीं, और ये जानते हुए भी फैसला लिया गया। यह लापरवाही थी या कुछ और? अब उन आवाज़ों की बात करते हैं जो उस वक्त भी उठी थीं, लेकिन जिन्हें शायद उतना सुना नहीं गया। पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह, जो खुद आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने संसद में कहा था कि नोटबंदी एक ऑर्गेनाइज्ड लूट और लीगलाइज्ड प्लंडर है। उन्होंने कहा कि यह जीडीपी को 2% तक नुकसान पहुंचा सकती है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि अगर सरकार को वाकई नोटबंदी करनी थी तो पहले नए नोट छापे जाते, एटीएम रिकैलिब्रेट होते, बैंकों को तैयार किया जाता और फिर यह कदम उठाया जाता। हार्वर्ड के अर्थशास्त्री केनेथ रोगॉफ, जो खुद कैशलेस इकोनॉमी के समर्थक हैं, उन्होंने भी कहा कि भारत की नोटबंदी जैसी प्रक्रिया उन्होंने पहले नहीं देखी। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में इतनी जल्दी इतना बड़ा मॉनेटरी शॉक, ये अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन सरकार का पक्ष था कि यह ऐतिहासिक कदम था और गोपनीयता जरूरी थी, क्योंकि अगर पहले पता चल जाता तो काले धन वाले पहले से ही बच निकलते। यह तर्क गलत नहीं था, लेकिन सवाल यह है, क्या गोपनीयता और तैयारी साथ साथ नहीं हो सकती थी? एक और कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं, नोटबंदी के ठीक पहले कुछ सहकारी बैंकों, कोऑपरेटिव बैंक्स में करोड़ों रुपए नए नए जमा हुए। आरबीआई ने बाद में इन बैंकों पर शक जताया। कुछ बैंकों को नोट जमा करने से रोक दिया गया। सवाल उठा, क्या किसी को पहले से पता था? इस पर संसद में भी बहस हुई। विपक्ष ने दावा किया कि कुछ खास लोगों को पहले से सूचना मिल गई थी। सरकार ने इनकार किया। जांच हुई, लेकिन जांच के नतीजे उतने स्पष्ट नहीं रहे जितने होने चाहिए थे। यह रहस्य आज भी पूरी तरह हल नहीं हुआ। और अब सबसे दर्दनाक हिस्सा, नोटबंदी के बाद के 50 दिनों में, जो वो अवधि थी जब पुराने नोट जमा किए जा सकते थे, इस देश में क्या हुआ?
एटीएम के बाहर लाइनों में खड़े खड़े लोगों की जाने गई। छोटे कारोबार बंद हो गए। अनौपचारिक क्षेत्र, जो भारत की 90% से ज्यादा कार्यबल को रोजगार देता है, वो बुरी तरह तबाह हो गया। किसानों के पास बीज खरीदने के लिए नकदी नहीं थी। रबी की फसल का मौसम था, नवंबर दिसंबर, जब सबसे ज्यादा नकदी की जरूरत होती है। मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली, ठेकेदारों के पास पैसे नहीं थे, और इस सबके बीच वो लोग जिनके पास काला धन था, जिनके पास कनेक्शंस थे, सीए थे, बड़े खाते थे, वो किसी न किसी तरह निकल गए। आरबीआई के आंकड़े यही कहते हैं। तो फिर क्या हासिल हुआ? सरकार ने कई दावे किए कि इससे डिजिटल पेमेंट्स बढ़े, टैक्स बेस बढ़ा, रियल एस्टेट में काले धन पर चोट हुई। इनमें से कुछ बातें सच भी हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शंस के आंकड़े देखें, 2016 के बाद से डिजिटल पेमेंट्स में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। नोटबंदी ने एक तरह से डिजिटल इंडिया को एक बड़ा धक्का दिया, जो शायद इरादतन था। टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी। लेकिन जीडीपी पर असर? आरबीआई और सीएसओ के आंकड़े कहते हैं कि 2016-17 में ग्रोथ रेट में गिरावट आई। छोटे उद्योगों पर असर पड़ा। असंगठित क्षेत्र को जो नुकसान हुआ, वो आज भी पूरी तरह मेजर नहीं किया जा सका। अब सोचिए, एक तरफ पीएमओ था जो एक ऐतिहासिक बोल्ड नीतिगत फैसला लेना चाहता था। दूसरी तरफ आरबीआई था, जिसकी जिम्मेदारी थी देश की मौद्रिक स्थिरता की रक्षा करना। और इन दोनों के बीच जो फैसला हुआ, वो इतनी गोपनीयता में हुआ कि पूरी तैयारी नहीं हो सकी। क्या आरबीआई ने पर्याप्त प्रतिरोध किया? क्या आरबीआई के गवर्नर ने पूरी ताकत से अपनी संस्थागत जिम्मेदारी निभाई? या क्या एक ऐसे दौर में जब संस्थाओं की स्वायत्तता पर सवाल उठ रहे थे, आरबीआई ने भी झुकना ज्यादा आसान समझा? ये सवाल आज भी बेजवाब हैं। और शायद सबसे गहरा सवाल यह है, क्या एक लोकतांत्रिक देश में इतना बड़ा आर्थिक फैसला इतनी गोपनीयता में, इतनी जल्दी में लिया जाना चाहिए था? क्या जनता को, जिनके पैसे थे, जिनकी बचत थी, जिनके सपने थे, क्या उनका कोई हक नहीं था कि कम से कम उनके प्रतिनिधि, उनके सांसद, उनकी संस्थाएं इस फैसले पर विचार कर सकें? संसद को नोटबंदी के बाद बताया गया, पहले नहीं। इतिहास में कुछ फैसले होते हैं जो अपनी नीयत में सही हो सकते हैं, लेकिन अपने एग्जीक्यूशन में इतने कच्चे होते हैं कि उनका असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है जो पहले से ही कमजोर हैं। 2016 की नोटबंदी शायद ऐसा ही एक फैसला थी। जिस काले धन को मिटाना था, वो रास्ते बदलकर आगे निकल गया। जिस नकदी को खत्म करना था, वो कुछ सालों में फिर वापस आ गई। 2016 में जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी, 2021 तक उससे ज्यादा हो गई। और जिनकी जिंदगी उन 50 दिनों में बिखर गई, उनकी तकलीफ का हिसाब किसी सरकारी रिपोर्ट में नहीं मिलता। तो अगली बार जब कोई कहे कि नोटबंदी सही थी या गलत थी, तो एक पल रुकिए और सोचिए उस किसान के बारे में जो नवंबर 2016 में बीज खरीदने बैंक गया था और खाली हाथ लौट आया। सोचिए उस मजदूर के बारे में जिसे महीने भर की मजदूरी एक हफ्ते तक नहीं मिली। सोचिए उस बुजुर्ग औरत के बारे में जिसने जिंदगी भर अपनी बचत उस तकिए के नीचे छुपा कर रखी थी और एक रात में वो बचत कागज बन गई। यह सिर्फ अर्थशास्त्र की कहानी नहीं है, यह उन इंसानों की कहानी है जिन्हें किसी ने नहीं पूछा। जब वो फैसला हो रहा था, उन अंधेरे कमरों में जहां भारत की तकदीर लिखी जा रही थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो कमरे आज भी उतने ही अंधेरे हैं।